नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका इंपॉर्टेंट सीरीज में केमिस्ट्री की, जहां पे हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट हम लोग ने कवर किया था। और आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जहां पे हम लोग 3 मोर चैप्टर्स देखने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, जो कि होने वाले हैं योर केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। देखो बच्चों, लास्ट वाले वीडियो में जो हम लोग ने टॉपिक्स डिस्कस किए थे, अगर आप पीवाईक्यूज में भी जाके देखोगे तो आपको सेम टॉपिक्स देखने मिलेंगे। सो वो जो टॉपिक्स है उसके अलावा भी, पीवाईक्यूज के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि 100% आने के चांसेस है, वो हम लोग ने बताए थे। और आज के वीडियो में भी हम लोग कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको बताएंगे। लेकिन ये सब करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो एंड तक देखना, एंड तक बने रहना। और जो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम लोग इतनी मेहनत जो कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, और आपके जो लाइक्स है वही हम लोग को मोटिवेट करते हैं इतनी मेहनत करने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर यहाँ पे आज के सेशन में होने वाला है वो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाऊंगा तो ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछते ही। अगर आपको मार्क्स जानने हैं कि कितने मार्क्स का ये चैप्टर रहने वाला है, तो आपको मेरी एक वीडियो जो मैंने बनाई हुई है, जहां पे हम लोग ने एक पूरे केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, मैंने आपको एक सीरीज बना के दिया था कि आपको कौन सा टॉपिक प्रायोरिटी वाइज करना है। वो वीडियो आपको जाके देखनी है, वहां पे विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन, वो सब मैंने वहां पे बताया हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री का, अप्लाइड केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये सब मैंने इन डिटेल वहां पे बताया हुआ है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो वीडियो जाके चेक करो, देखो, समझो, फिर ये वीडियो आप देख सकते हो। सो वो वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। सो ध्यान से देखना, समझना। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। अगर आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स देखते हो तो इसमें आपका सबसे पहले जो चीज आता है दैट इज योर सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, इन डेप्थ अगर हम लोग जाएंगे तो टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में पीवाईक्यू लिखो। पीवाईक्यू का सीरीज हम आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे और आपके लिए वो चीज लेके आएंगे। चलो आगे जाते हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसके अलावा ना एक और चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में ओपन सिस्टम आता है, क्लोज सिस्टम आता है, आइसोलेटेड सिस्टम आता है। ये तीनों सिस्टम्स को आपको एक एक मार्क के लिए ऐसा ही पूछा जाएगा। इसके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देखने मिलता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये आइदर आपको डेफिनेशन में पूछा जाएगा और इसके एग्जांपल्स आपको एमसीक्यू या फिर वन सेंटेंस में पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट डाउन एग्जांपल ऑफ योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और डायरेक्टली दिया जाएगा आपको कि बॉइलिंग पॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो द करेक्ट आंसर विल बी इंटेंसिव। तो इसके एग्जांपल्स आपको करके जाने हैं, डेफिनेशंस आपको करके जाने हैं। याद रखो बच्चों, जब भी डेफिनेशन आता है तो हम लोग सिर्फ कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन लिख के आ जाए और एग्जांपल्स लिखते ही नहीं है। तो यहाँ पे सामने वाले को ना चांस मिल जाता है मार्क्स कट करने के लिए। तो वो क्या करता है, 1 मार्क देने की वजह आपको हाफ मार्क्स दे देता है। सो ऐसा अपने को नहीं करना है। हम लोग पेपर इस तरीके से लिखेंगे कि सामने वाले को चांस ही नहीं देंगे कि हमारा मार्क्स कट करे। सो इस तरीके से पेपर लिखने के लिए आपको क्या करना है, तो जो जो चीजें हम बता रहे हैं वो समझनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट हम लोग की जो चीजें हम लोग जो बता रहे हैं वो आप तक पहुंच जाए। चलो आगे जाते हैं। स्टेट फंक्शन आपको एक पॉइंट देखने मिलता है, पाथ फंक्शन देखने मिलता है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आता है आपको ना प्रोसेसेस एंड इट्स टाइप, जिसमें आपको आइसोथर्मल प्रोसेस देखने मिलता है। इसकी कंडीशंस आपको करके जानी है कि डेल्टा टी दैट इज टेम्परेचर चेंज इज कांस्टेंट, उसके बाद 0, एंड डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी इज आल्सो 0। तो ये जो पॉइंट्स है वो आपको करके जाना है। आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। उसके अलावा एडियाबैटिक में क्या होता है, एडियाबैटिक में क्या होता है जिसमें Q का वैल्यू 0 होता है। ओके, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है।
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर इज योर साइन कन्वेंशंस। ये जो साइन कन्वेंशंस की मैं अभी बात करूंगा, ये साइन कन्वेंशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा कि अगर मैं सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा हूं तो W का साइन क्या होता है, वर्क डन का साइन क्या होता है, एनर्जी का साइन क्या होता है। अगर सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो वर्क का साइन क्या होता है एंड एनर्जी का साइन क्या होता है। तो ये जो साइन कन्वेंशंस है, ये जो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको करके ही जाना है, ये चीजें आप स्किप नहीं कर सकते। उसके अलावा आप क्या देखोगे, उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि आपको ना एक फ्री एक्सपांशन करके दिख रहा है। दिस फ्री एक्सपांशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि फ्री एक्सपांशन का मतलब होता है एक ऐसा वर्क जो कि मैं वैक्यूम में कर रहा हूं। अगर मैं वैक्यूम में वर्क कर रहा हूं, इसका मतलब जो मेरा P एक्सटर्नल है उसको कोई भी ऑपोज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स नो ऑपोजिंग फोर्स, दैट इज P एक्सटर्नल, एंड हैंस द वर्क डन इज इक्वल टू 0। इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब भी मैं वैक्यूम में वर्क डन करने की कोशिश करता हूं तो वर्क डन वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स द वर्क डन इज इक्वल टू 0 इन फ्री एक्सपांशन एंड इन वैक्यूम। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये आपको गिव रीजन में पूछा जाएगा कि वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन इज इक्वल टू 0, गिव रीजन। तो आपको जो मैंने अभी चीजें बताई, P एक्सटर्नल का वैल्यू 0 होगा बिकॉज ऑफ विच वर्क डन विल बिकम 0। तो यहाँ पे वहां पे आपको ये चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इसके अलावा व्हेन वी मूव फर्दर, हम लोग को समझ में आएगा कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क, जिसमें आपको एक डेरिवेशन देखने मिलता है जो कि है मैक्सिमम वर्क का डेरिवेशन। 100% ब्लैंक पेपर पे मेरा सिग्नेचर ले लो, ये डेरिवेशन आएगा ही आएगा, मैक्सिमम वर्क का डेरिवेशन। अगर डेरिवेशन नहीं आया ना तो इसके ऊपर का न्यूमेरिकल तो 100% आएगा, इतना गारंटी है। तो ये आपको अच्छे से करके जाना है, मैक्सिमम वर्क का डेरिवेशन। उसके अलावा आपको आगे जब जाएंगे तो हम लोग को देखने मिलेगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोग का है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके ना हम लोग के पास 3 डेफिनेशंस है। कितने डेफिनेशंस है? 3। तो ये जो 3 डेफिनेशंस है ना, ये 3 डेफिनेशंस आपको अच्छे से करके जाने हैं। कौन से? फर्स्ट लॉ की है, 3 स्टेटमेंट्स है ये 3। क्योंकि देखो फर्स्ट लॉ जो आएगा 1 मार्क के लिए नहीं आएगा ना, इट विल बी ऑफ 2 मार्क्स। सो 2 मार्क्स के लिए आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख के आओगे और बोलोगे मेरे को 2 मार्क दे दो, तो कोई भी नहीं देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे एंड द फोर्थ वन विल बी योर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सो मैथमेटिकली भी आपको फर्स्ट लॉ को डिफाइन करना पड़ेगा। आप स्टेटमेंट तो लिख ही रहे हो, 3 स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया, एक है यूनिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक है सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक है एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी इज नाइदर बी कन्वर्ट एनर्जी इज neither be destroyed nor be created nor be destroyed, it can be transformed from one form to another form। तो ये बेसिक सा है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये भी आपको 3 स्टेटमेंट करने हैं एंड ये 3 स्टेटमेंट के साथ साथ आपको उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी लिखना है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, इसके अलावा आपको आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है a derivation, one more derivation, yes, this work done वाला derivation इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में वर्क डन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला है, दैट इज W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N इंटू RT। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके नीचे आपको जो 2 पॉइंट्स दिए हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको डायरेक्टली एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन आ जाएगा, इफ N2 इज ग्रेटर देन N1 देन टेल मी वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। सो इट शुड बी वर्क डन बाय द सिस्टम। सो ऐसे कुछ पॉइंट्स सॉरी, आपको क्या करना है ना, टेक्स्ट बुक इतना अच्छे से गो थ्रू करना है कि आपको अगर ब्लैंक्स मतलब फिल इन ब्लैंक भी आपको पूछा जाए, एमसीक्यू भी अगर आपको पूछा जाए ना, तो भी आपको वो अच्छे से याद आना चाहिए, दिमाग में डायरेक्टली उसका आंसर घूमना चाहिए। इस तरीके से हम लोग को टेक्स्ट बुक रीड करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके अलावा आपको एंथैल्पीज दिख रही है, एंथैल्पीज के ऊपर आपको ना न्यूमेरिकल आएगा, एज सच थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उसके अलावा एंथैल्पी, यस एंथैल्पी वाला जो पार्ट है उसमें आपको ना जो करना है वो मैं बताता हूं आपको। द वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट इज योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
ओके इसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज योर हेस लॉ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन बिटवीन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। हम लोग हेस लॉ पढ़ेंगे और ये हेस लॉ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ये एप्लीकेशन है कि कैसे हम लोग हेस लॉ को यूज करते हैं। सो दैट्स वाई ये हेस लॉ भी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करके जाना है। इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं वो लॉज अपने को पढ़ने ही है, वो स्किप नहीं करने हैं। उसके अलावा हम लोग को यहाँ पे एंट्रोपी एंड योर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वाला पार्ट दिख रहा है, जिसमें हम लोग सेकेंड लॉ भी पढ़ेंगे। एंट्रोपी को डेफिनेशन हम लोग को पूछा जा सकता है, तो वो डेफिनेशन अच्छे से करना है। डेफिनेशन के अलावा हम लोग को यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने मिल रहा है। सो ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दैट लॉ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो हम लोग को करना है। यहाँ पे देखो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो दिस थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ इज आल्सो इंपॉर्टेंट, उसका ये तुम लोग का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। एक और चीज बताता हूँ, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट, इसी को आगे ना कंटिन्यू किया है हम लोग ने, और यहाँ पे तुम लोग को ये चीज देखने मिलेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा एस एंड डेल्टा जी के बेसिस पे तुम लोग रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं ये कैसे बताते हो, तो ये यहाँ पे तुम लोग को समझना है। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस दैट इज टोटल एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स द गिव्स एनर्जी, द डिफरेंस इन गिव्स एनर्जी इज less than zero, then the process will be spontaneous. अगर delta S total, that is total entropy is less than zero and delta G is greater than zero, that means the reaction is non-spontaneous, and अगर दोनों equal है that means the reaction will be at equilibrium. तो ये तीनों points important है जो कि हम लोग spontaneous and non-spontaneous reactions को identify करने के लिए करते हैं। Okay, so ये हो गया अपना पूरा thermodynamics wala part. Now we'll move towards the next chapter, and the next chapter will be your इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ऑप्शन में छोड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत सारे नेम रिएक्शंस नहीं, बहुत सारे सेल्स है, और वो सेल्स के बहुत सारे रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, याद करने की कोशिश करते, मगअप करने की कोशिश करते, लेकिन याद होते नहीं है। तो बच्चों में यहाँ पे बताऊंगा कि अगर आपको सेल्स डिफिकल्ट जा रहे हैं तो आप सेल्स को स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं जो सेल्स बताऊंगा वो कंपलसरी करने हैं। उसके अलावा बाकी के जो सेल्स है वो आप स्किप कर दो, एंड उसके अलावा जो मैं थ्योरी के क्वेश्चंस बताऊंगा वो करने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है दैट इज योर सेल वाला पार्ट। अब जो सेल वाला पार्ट है वो सेल वाला पार्ट ये कहां से चालू होता है? दैट बिगिंस हियर। यस, आ गया। हाँ, ये जो लॉ है, ये लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। क्या है वो लॉ? कुलरॉश लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, और ये जो कुलरॉश लॉ है, अगर ये लॉ नहीं आया तो लॉ के ऊपर का न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। सो ये कुलरॉश लॉ इंपॉर्टेंट है, उसका एप्लीकेशन भी आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि लॉ जो होता है ना वो 1 मार्क के लिए नहीं आता है। समझ में आ रहा है? लॉ जो होता है वो 2 से 3 मार्क के लिए आता है, और जब 2 से 3 मार्क के लिए आता है तो आप सिर्फ उसका डेफिनेशन, वो लॉ का स्टेटमेंट, या फिर आप उसका सिर्फ मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख के आओगे तो कोई भी आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट डाउन इट्स एप्लीकेशंस और इट्स लिमिटेशंस। तो आप ये अगर चीजें लिखते हो तो तभी आपको फुल मार्क्स वहां पे वो लॉ दे के जाता है। ठीक है, तो ये लॉ इंपॉर्टेंट है, कुलरॉश लॉ। कुलरॉश लॉ के अलावा जब हम लोग आगे जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करके एक टर्म दिया हुआ है, जहां पे आपको कैथोड एंड एनोड को डिफाइन किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दिए गए हैं, जिसमें 2 तरीके के सेल्स आपको पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। यहाँ पे आपको इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। दोनों जो इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल होते हैं, ये दोनों का जो फंक्शन होता है वो अलग होता है। कमेंट करके बताओ। देखो 2 चीजें होती है, मैं पहले तो आपको हिंट दे देता हूं। जो सेल्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि वो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया 2 तरीके के सेल्स है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। नाउ टेल मी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
कौन सी एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे कौन से एनर्जीज आएंगे, सो एक आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एक आएगा केमिकल एनर्जी। सो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है या इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करता है। एंड सेम आप लिख के बताओगे किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए। सो ये जो इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है एंड कमेंट सेक्शन में मैं चेक करूंगा किसके किसके कमेंट्स आ रहे हैं और कितने राइट है। ठीक है, चलो आगे। उसके अलावा आपको NaCl के दो इलेक्ट्रोलाइसिस देखने मिलते हैं। ठीक है, आपको ना दोनों इलेक्ट्रोलाइसिस करके जाने हैं। पहला वाला है मोल्टन और दूसरा वाला है एक्वियस। सो आपको क्या करना है ना, दोनों जो है वो दोनों इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छे से करके जाने, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब आप सेल्स की तरफ जंप करते हो तो सेल्स में आपको देखने मिलता है दिस सॉल्ट ब्रिज वाला पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एंटायर चैप्टर। पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग का है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, राइट द यू कैन से द कंस्टिट्यूएंट और सब्सटेंस विच आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कंपाउंड होता है, उसका नाम तुम लोग को पूछा जा सकता है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन तुम लोग को पूछा जा सकता है, जो कि यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है। देखो पहले तो वो बनता किससे, इट इज मेड अप ऑफ KCl or ammonium nitrate and 5% agar solution. That agar solution is a solidifying agent. solidify करने के लिए काम आता है वो। एंड उसके अलावा हम लोग यहाँ पे उसका डायग्राम भी याद रखना है। दिस डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड द अल्टीमेट क्वेश्चन इज ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन आपको याद रखना है। टोटल 3 फंक्शंस है, 1 मार्क का कंटेंट, डायग्राम एंड योर 3 फंक्शंस विल गिव यू 2 to 3 मार्क्स। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। उसके अलावा जब हम लोग आगे जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करके एक टर्म दिख रहा है। सो दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा योर नर्न्स इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन जो है आपको ना इधर ये डिराइव करने के लिए पूछेगा। अगर डिराइव नहीं पूछा, इसके ऊपर का न्यूमेरिकल जो है इट इज फिक्स्ड न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। नर्न्स इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल फिक्स्ड है, 100%। लिख के ले लो, ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर ले लो, ये नर्न्स इक्वेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, चल अदर देन दिस आगे चलते हैं और आगे और क्या इंपॉर्टेंट है वो चेक करते हैं। ठीक है, यस माय फेवरेट क्वेश्चन, पर्सनली मुझे जो फेवरेट क्वेश्चन लगता है और वो हमेशा पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो है तुम लोग का ये वाला पार्ट। ठीक है, दिस पैराग्राफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या है, ध्यान से सुन। देखो उसने क्वेश्चन भी दिया हुआ है, व्हाई ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सप्लेन करो ई नॉट सेल ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों, व्हाई ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्यों है ई नॉट सेल ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है। क्योंकि डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ध्यान से देखो क्या बोला, देखो thus ई नॉट सेल रिमेन्स द सेम while द डेल्टा जी, ध्यान से सुनो, डेल्टा जी को मैंने डबल किया, डेल्टा जी को क्या किया, डबल। सो डेल्टा जी को डबल किया, तो डबल करने के बावजूद भी ई नॉट सेल के ऊपर फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो डेल्टा जी भले ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो एंड डेल्टा ई नॉट सेल के फॉर्मूला में अगर डेल्टा जी आ रहा है तो इसका मतलब ई नॉट सेल भी एक्सटेंसिव होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर से बता दो, ध्यान से सुनो, डेल्टा जी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि नंबर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ई नॉट सेल के फॉर्मूला में डेल्टा जी आ रहा है और डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव, सो दैट मीन्स ई नॉट सेल शुड बी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट एक्चुअल में ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वो क्यों है, तो वो ये एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क के लिए गिव रीजन आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन भी उसने वहां पे लिख के दिया है, तो ऐसे ही नहीं लिख के दिया है, वो आएगा पेपर में, तो अच्छे से करके जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, उसके अलावा सेल्स की तरफ हम लोग अभी शिफ्ट हो रहे हैं। उसमें हम लोग का जो इंपॉर्टेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट है शी, दैट इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अच्छे से करके जाओ। और उसके अलावा यस दिस डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डायग्राम अच्छे से करके जाओ। लैक्लेंचे सेल और ड्राई सेल इसको हम लोग बोलते हैं, ये सेल आपको करके जाना है। उसके अलावा और कौन सा सेल करना है, एक फ्यूल सेल है, वो फ्यूल सेल आपको करना है।
यस, दिस वन, दिस फ्यूल सेल इज इंपॉर्टेंट। इसके एग्जाम्पल आपको दिया गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जो आपको करके जाना है। एंड इसके अलावा जो आपका ना एक इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसको हम लोग बोलते हैं, कहा गया, यस दिस वन आ गया, यस, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। इसके ऊपर ना 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। पहला बनेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज को डिफाइन करो। सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा उसी का कंटिन्यूएशन में कि आपको ना उसके एप्लीकेशंस बताना है। सो वी हैव टोटल 3 एप्लीकेशंस, सो दिस फर्स्ट वन, द सेकंड वन एंड दिस थर्ड वन। सो ऐसे अपने पास 3 एप्लीकेशन है, 1 मार्क का डेफिनेशन, 1 मार्क के 3 एप्लीकेशन, सो 4 मार्क्स का टोटल आपका ये क्वेश्चन बनता है। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर खत्म किया और इस वीडियो के लास्ट वाले चैप्टर में हम लोग अभी जंप करेंगे एंड दैट इज योर chemical kinetics, which is very small chapter and very important as well as very easy chapter। बहुत ही इजी है बच्चों, इसको स्किप करना ही नहीं है। ये चैप्टर अगर किसी ने स्किप किया ना तो मतलब वो बच्चा खतरनाक है, क्योंकि वो स्किप ही नहीं कर सकता, इतना इजी चैप्टर है ये। समझ में आ रहा है? और ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा इजी है। मैं एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, एक्चुअल में 1 से 2 न्यूमेरिकल बताऊंगा, वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वो करके जाना है, ठीक है। सो ये चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में सबसे पहली चीज जो आपको इंपॉर्टेंट देखने मिलने वाली है वो है आपका रेट लॉ, ठीक है। दिस रेट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेट लॉ करके जाओ। रेट लॉ करने के बाद आपको ना कुछ इस तरीके का एक न्यूमेरिकल देखने मिलता है, दिस वन, ये न्यूमेरिकल 6.2। ऐसा ना आपको एक टेक्सचुअल न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। सो ये टेक्सचुअल न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। सो ये एक न्यूमेरिकल है पूरा, जिसमें आपको ना रेट का इक्वेशन लिखना होता है, जिसमें आपको उसके जो ऑर्डर्स होते हैं एक्स एंड वाई, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है विथ यूजिंग दिस टेबल। सो ये टेबल का यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं एंड एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, देखो ये वाला जो चीज है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ओके। अब इसका डिटेल सॉल्यूशन हम लोग कहां पे देखेंगे, जो पीवाईक्यू का हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे, जो सीरीज स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ यू गाइस, आप हम लोग को बताएंगे कि सर हम लोग को पीवाईक्यू स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कैसे बताओगे, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है पीवाईक्यू। जैसे आप लिखोगे हम लोग को पता चलेगा कि यू हैव नीड ऑफ दैट, हम लोग तुम लोग को उसकी जरूरत है, देन वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डिलीवर। तो हम लोग वो चीज करेंगे, ठीक है। चलो आगे हम लोग इसमें और क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग को देखेंगे ऑर्डर। ऑर्डर के ऊपर ना आपको एक क्वेश्चन आएगा जो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। दिस डिफरेंस बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा और हाँ, उसके अलावा हम लोग 4 डेरिवेशन यहाँ पे देखेंगे। पहला है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये हमारा मेन हेडिंग है। इसका हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का पहले तो देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। एंड फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखने के बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का ही यहाँ पे हाफ लाइफ देखते हैं। सो दिस फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज के यूनिट्स। किसके यूनिट्स? के यूनिट्स। इसकी एक ट्रिक होती है, के यूनिट्स फाइंड आउट करने की एक ट्रिक होती है। अगर किसी स्टूडेंट को पता है कि के का यूनिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर के लिए, एक जनरल इक्वेशन है उसका कंसंट्रेशन के टर्म्स में, तो अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओगे। और अगर नहीं पता है तो हम लोग जब पीवाईक्यू की सीरीज करेंगे तो वहां पे आपको आना है, वहां पे मैं ये जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर के बाद आपका ना फर्स्ट ऑर्डर का और एक है यहाँ पे डेरिवेशन, दैट इज योर गैस फेज का डेरिवेशन। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज सच। ज्यादा बार, एक आधा बार ये पूछा गया है, बट स्टिल आप करके जाओ, देख के जाओ एटलीस्ट। उसके अलावा जीरो ऑर्डर का आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ करना है एंड जीरो ऑर्डर का ही आपको यहाँ पे हाफ लाइफ करना है। एंड मेरा फिर से और एक फेवरेट क्वेश्चन, दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको ना 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन तो बनता ही है, और 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन ना वर्दी है। मींस बेसिकली इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स जो है वो ऐसे लिख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसका एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे येलो बॉक्स में आपको एक चीज दी हुई है, यहाँ पे पूछा गया है कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं, तो ये भी आपको करके जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। याद रखना है, जब कोई भी चीज एक्सेस में होती है
और दूसरा एक रिएक्टेंट होता है, सो दैट एक्सेस वाला विल रिमेन कांस्टेंट एंड द रिएक्शन appears to be of higher order but actually it is the first order and such type of reactions are known as pseudo first order reactions. so यही चीजें हम लोग वो PYQ के सेशन में देखेंगे। चलो ये हो गया। इसके अलावा लास्ट में आपका एक टॉपिक बचता है एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट। एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करना है एंड ये जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अभी तुम लोग को बताऊंगा, ये फॉर्मूला के ऊपर तुम लोग का क्वेश्चन एक बनेगा। अरेनियस इक्वेशन है ये, जिसमें तुम लोग का फॉर्मूला बनता है log to the base 10 K2 अपॉन K1 का। ये फॉर्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन तुम लोग का बनेगा। ओके, इसके अलावा एज सच लास्ट वाला जो पार्ट है दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का नाम याद रखो MnO2 रिएक्शन में। एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड द केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, जिसमें और एक इंपॉर्टेंट मैं आपको लास्ट में जाते जाते एक न्यूमेरिकल बताते जाऊंगा, जो कि ये वाले बोर्ड्स के पेपर में 2026 के पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड दैट न्यूमेरिकल इज कि आपको बताना है, क्या बताना है, ये जो टाइम रिक्वायर्ड होता है 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, ये 3 टाइम्स होता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन के लिए। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आने के चांस बहुत ज्यादा है। सो जितना मैंने बताया है वो करके जाना है। यहाँ पे हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स हम लोग ने कंप्लीट किए। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वीडियो था वहां पे हम लोग ने टोटल 3 चैप्टर्स कवर किए थे और आज की वीडियो में हम लोग ने और 3 चैप्टर कवर किए एंड ये 6 चैप्टर्स मिला के हमारा फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट होता है। सो आगे वाले जो वीडियो रहेंगे वहां पे हम लोग और डिफरेंट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको कवर करेंगे, इनऑर्गेनिक को कवर करेंगे, एज वेल एज अप्लाइड केमिस्ट्री को कवर करेंगे। एंड वन मोर थिंग, मैंने जैसे आपको बताया ये जो हम लोग चीजें हैं ये PYQs के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं। और अगर PYQs अगर आपको चाहिए कि हम लोग लास्ट के 4-5 इयर्स के PYQs के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ PYQ, वी विल ट्राई बेस्ट तो कि हम लोग आपको वो जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड कर सके, सो दैट आपको भी और ज्यादा हमारा